आज समझेंगे इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को सबसे पहले समझने से पहले ये क्लियर कर दें कि ये बहुत ज़्यादा इजी वे में समझा रहे हैं। इनमें जो कन्फ्यूज़न जो रह जाता है, कभी भी जो पढ़ते हैं हम, एनसीईआरटी बुक हो गई या अदर रेफरेंस बुक हो गई, इन सबको पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूज़न और डाउट रह ही जाता है। इन सारे डाउट को आज पूरा क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो 6 कार्बन ग्लूकोज का होता है उसे पायरुविक अम्ल में परिवर्तन किया जाता है। ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। इस प्रक्रिया में NADH बनता है और ये जो पायरुविक अम्ल है कहाँ एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है और TCA साइकिल चलता है। इस TCA साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल में भी NADH और FADH बनता है। ये सारे अणु जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सारे अणु हाइड्रोजन, वहाँ से हाइड्रोजन को बाइंड करके लेकर आते हैं अपने साथ। ये सब क्या है? H क्या है? ये सब हाइड्रोजन है, ठीक ना। इन सबको बाइंड करके कहाँ पहुँचाया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में एंटर करते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। ये जो अभिगमन तंत्र होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP का निर्माण किया जाता है इन सारे अणुओं से, NADH और FADH से, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी आपने जाना होगा, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, जैसे आपने मेम्ब्रेन की संरचना पढ़ी थी, वहाँ पर मेम्ब्रेन की संरचना में प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन के अणु जो होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर धंसे हुए रहते हैं और कुछ बाहर की ओर धंसे होते हैं। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं आंतरिक झिल्ली पर। इसमें से 4 कॉम्प्लेक्स एक साथ काम करते हैं और 5वां वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अलग से काम करता है। पहला वाला कॉम्प्लेक्स का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सेकंड कॉम्प्लेक्स और क्यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C रिडक्टेज थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है। 5वां वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसे ATP सिंथेटेज कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्या? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से ATP का संश्लेषण करता है। इसका अलग कार्य है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे, ये कैसे कार्य करता है। ये इसके बारे में सबसे पहले जानकर फिर उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स जो आपने पहले बताया, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे कार्य नहीं करते। इनके लिए एक साथ में इलेक्ट्रॉन वाहक यानी कॉम्प्लेक्स के साथ आप बोल सकते हैं कुछ घटक होते हैं जो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का वहन नहीं कर सकता। ये कुछ इलेक्ट्रॉन वाहक को अपने साथ या घटक को अपने साथ रखकर इलेक्ट्रॉनों का वहन करता है, ऐसे वहन नहीं कर सकता। पहला कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स के साथ जो काम करता है, पहला घटक आता है FMN फ्लेमीन मोनोन्यूक्लियोटाइड और सेकंड वाला जो है FeS आयरन सल्फेट क्लस्टर FAD ये फ्लेवीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स के साथ काम करता है। ये सब कॉम्प्लेक्स के साथ काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। ये उसी तरह से साइटोक्रोम B1 और साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम C3, ये सारे जो हैं ये कॉम्प्लेक्स के साथ इलेक्ट्रॉन वाहक हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का वहन नहीं कर सकता इनके बिना नहीं, इनकी सहायता के साथ ही इलेक्ट्रॉन का वहन कर सकता है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो बना हुआ NADH और FADH होता है, ये को एंजाइम किनोन, यानी आपने देखा होगा NCERT में ये लिखा होगा COQ लिखा होगा। इसका अर्थ होता है
कोएंजाइम क्विनोन, ये एंजाइम की उपस्थिति में NADH और FADH का ये जो हाइड्रोजन जो जोड़ कर लेकर आया वहाँ से, ये हाइड्रोजन ये टूट जाता है आयंस में। प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन में टूट जाते हैं। प्रोटॉन में टूटने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इनके साथ ही रहता है। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये दोनों जुड़कर इधर साइड में हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये साइड में इधर हो जाता है, ठीक ना, ये साइड में हो जाएगा। फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स आ रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ये जो पाया जा रहा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होकर ये है इलेक्ट्रॉन वाहक है। ये बिना कॉम्प्लेक्स इनके बिना कार्य नहीं कर सकता, ये वाहक है, ठीक ना। सबसे पहला FMN है। FMN फ्लेवीन मोनो न्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर क्लस्टर, ये इनसे इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ से फिर कहाँ पहुँच जाता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में पहुँचता है। यहाँ से कॉम्प्लेक्स फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुँचता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B1 और साइटोक्रोम C1, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचा देता है, साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन वाहक ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं रहता है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में काम करता है, यानी एक मीडिएटर के समान काम कर सकता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं होता है, ये अलग ही कार्य करता है। ये किस बीच में काम करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में काम करेगा। काम करके कहाँ फोर्थ को इलेक्ट्रॉन दे देता है। साइटोक्रोम सी कहाँ पहुँचा देता है इलेक्ट्रॉन को, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम C3 के पास। इस साइटोक्रोम से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिर तुम्हारा मैट्रिक्स में जो उपस्थित होता है, क्या मैट्रिक्स में जो उपस्थित होता है ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये जो ऑक्सीजन होता है ये आणविक रूप में होता है, ठीक ना, आणविक रूप में दे देता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन जो बने, हाइड्रोजन आयन से जब आयन निकल जाता है तो हाइड्रोजन जो बनता है ये दोनों आपस में क्रिया करके जल के अणु बनाते हैं। और कुछ इनमें जो मैट्रिक्स होता है ना, इस मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन होते हैं जो आयन रेस कर कहाँ पहुँच जाते हैं, आंतरिक झिल्ली। और ये आंतरिक झिल्ली है और ये बाह्य झिल्ली है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। ये स्पेस यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड के बीच में जो पाए जाने वाले स्पेस होते हैं, यहाँ पर से रिसकर कहाँ पहुँच जाता है, हाइड्रोजन आयन इन दोनों झिल्लियों के मध्य पहुँच जाता है, इन दोनों झिल्लियों के बीच पहुँच जाता है। जब मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है और आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच पाए जाने वाले जो स्पेस होते हैं, इस स्पेस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या इससे उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रॉन या क्या बोल सकते हैं, आयन प्रवणता हो जाती है। यानी तुम्हारा आयन सांद्रता की भिन्नता देखने को मिलती है। एक मैट्रिक्स में कम हो जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और दो झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाले स्पेस में सांद्रता अधिक हो जाती है। जब अधिक हो जाएगी तो ये फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है, ठीक ना, फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स है, पांचवा कॉम्प्लेक्स, ये आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले जो F0 कण और F1 कण, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहीं पे पांचवा वाला कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे ATP सिंथेटेज कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब इस स्पेस में ज़्यादा हो जाती है तो अधिक सांद्रता से हाइड्रोजन आयन कम सांद्रता की ओर जाते हैं। जब इस कॉम्प्लेक्स से होते हुए हाइड्रोजन आयन जब जाता है तो यहाँ पर ATP का निर्माण होता हुआ जाता है। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स से होता हुआ जब जा रहा है
तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जंप करता है, तो जंप करने के साथ साथ एटीपी का भी निर्माण करता है। कुछ कुछ बुकों में या रेफरेंस बुक में आपने देखा होगा कि साइटोक्रोम से जब भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पर एटीपी का निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर जिस कॉम्प्लेक्स से भी इलेक्ट्रॉन होता हुआ जा रहा है वहाँ पर वो जंप करेगा और जंप करने के साथ साथ एटीपी बनाएगा। इसी तरह से जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, इस कॉम्प्लेक्स से होता हुआ जब यहाँ से निकलेगा बहुत तेज़ी में, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो ये बहुत तेज़ी में निकलता है एटीपी सिंथेटेज से कॉम्प्लेक्स से होते हुए, जिसके कारण यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है।